अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की इंग्लिश की बुक 4 का यूनिट 4 देखने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इसको वीडियो को देखने से पहले आप कोशिश कीजिए कि एक दफ़ा ये यूनिट पढ़ लीजिए, ताकि कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आ रही हो तो आपके जहन में पहले से मौजूद हो कि इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है जी। और इसकी एक्सरसाइज भी खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और फिर मेरी सॉल्व की हुई एक्सरसाइज को चेक करके देखिएगा कि कितना डिफरेंस है, और कहीं करेक्शन रिक्वायर्ड है तो करेक्शन कर लीजिएगा। लेकिन खुद से अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आप अगर सिर्फ छापते ही रहेंगे तो आप सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करते हैं। मैं CS लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूँ फ़र्रुख, और हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक 4 का यूनिट 4 देखने जा रहे हैं। अच्छा जी, लैंड रिफॉर्म्स से शुरू किया है जी। लैंड रिफॉर्म्स क्या होती हैं? असल में इसके पीछे थोड़ी सी कहानी जाननी पड़ेगी आपको, कि जब किसी मुल्क में कोई दूसरा मुल्क कब्ज़ा करता है और फिर किसी वजह से उसको वो कब्ज़ा छोड़ के जाना पड़ता है, तो वो क्या करता है कि बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें ऐसे लोगों को दे के जाता है जो उसके ज़्यादा करीब होते हैं, या जो जिनकी हमदर्दियाँ उस मुल्क के साथ होती हैं। तो वो दुश्मन मुल्क अ, ऐसे लोगों को ज़मीनें और जायदादें बांट के चला जाता है जो कि बाद में उसकी हेल्प करते रहें, उससे उसको फेवर देते रहें। तो यही हुआ था पाकिस्तान और इंडिया में जब अंग्रेज़ आया था। तो इन्होंने बहुत सारे जो पुराने वहाँ के लोग थे, जो हुक्मरान थे या जिनके पास ज़मीनें थीं, उनसे लेकर ज़मीनें ज़्यादातर ऐसे लोगों को बांट दी थी जो बाद में उनकी हेल्प करते रहे, अंग्रेज़ों की। इस बात को देखते हुए जैसे ही आज़ाद हुए पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया ने फ़ौरन जितनी भी ज़मीनें थीं उन ज़मीनों को उन लोगों से लेके वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट किया। इसको कहा जाता है लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ज़मीन के अंदर जो ज़मीनी कुछ मसाइल थे उनको बेहतर कर दिया गया, उनके अंदर बेहतरी लाई गई, उनके अंदर तब्दीली की गई। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब है, रिफॉर्म्स कहते हैं ऐसे एक्शंस जो बेहतरी लाने के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्कूल में बहुत सारे दीवारों पे बड़ा मसला रहता है, बच्चे बड़ी ये करते हैं वो करते हैं, टाइम पे नहीं आते। तो हमने कहा अब हम स्कूल्स में रिफॉर्म करेंगे, यानी अब स्कूल के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे और ये उसूल लगाएंगे और ये उसूल इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या हुआ कि ज़मीनी एतबार से चीज़ों को ऐसे उसूल बनाया जाए कि वो बेहतर नताइज निकलें उसके। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी लैंड रिफॉर्म्स की कोशिश की गई, लेकिन पूरी तरह से ना हो सकी। और आज भी बहुत बड़े बड़े ज़मींदार ऐसे मौजूद हैं जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीनें हैं, और उसकी वजह से काफ़ी मसले होते हैं। तो बहरहाल वो मसले तो फिर पॉलिटिकल नेचर के हो जाते हैं, लेकिन उसूली तौर पे पूरी दुनिया ने ये बात मानी हुई है कि लैंड्स को बहुत बड़े बड़े इंडिविजुअल्स के हाथों में क्लस्टर्ड नहीं होना चाहिए, और ख़ास तौर पे वो क्लस्टर ऐसे लोगों के हाथ में जिनको कि कोई दूसरा मुल्क उनके हवाले ज़मीन करके गया हो, तो उसको यकीनन हमें लेकर और आवाम में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, या कम से कम हुकूमत उसको अपने हाथ में ले ले। इतनी सारी तफसीलात के बाद हम शुरू करते हैं। लैंड रिफॉर्म्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुख्तलिफ़ मौक़ों पे आपके सामने आएगा। इंग्लिश में भी आ गया और दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कभी ना कभी आता रहेगा। पहला तो पॉइंट है ओरल कम्युनिकेशन, यानी आपस में बात करना सीखनी है। तो इसमें कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं। बाइंग शूज़, अब इसका लैंड रिफॉर्म से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ओवरऑल टॉपिक चूँकि लैंड रिफॉर्म्स का था तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डायलॉग्स यानी दो लोग आपस में बात कर रहे हैं शूज़ के लिए। आयशा और बानो शूज़ ख़रीदने यानी जूते ख़रीदने के लिए। आयशा ने कहा, अंकल प्लीज़ शो अस द ब्राउन शूज़। जनाब, हमें बराए मेहरबानी ब्राउन यानी भूरे रंग के जूते दिखाइए। तो ब्राउन को ब्राउन भी बोल सकते हैं, उर्दू में कॉमन है। अब ये किसको कह रही हैं अंकल? ये जो है वो कह रही होंगी जो दुकानदार हैं उनको। तो दुकानदार के पास गए होंगे, जूते देख रहे होंगे। बानो ने कहा, दिस इज़ अ नाइस कलर बट आई थिंक द साइज़ इज़ टू बिग फॉर मी। ये रंग तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका साइज़ मेरे लिए काफ़ी बड़ा रहेगा। हाउ अबाउट द रेड शू? आयशा ने कहा, रेड शू यानी लाल जूतों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हाउ अबाउट द रेड शूज़? लाल जूतों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बानो ने कहा, ओह नो द कलर इज़ टू ब्राइट। अरे नहीं नहीं, इसका रंग तो बड़ा ही ज़्यादा ही शोख शोख है।
ब्राइट वैसे तो रोशन को कहते हैं, लेकिन इस केस में वो ज़ाहिर है अगर नापसंद कर रही है तो वो ये कहना चाह रही है कि इन जूतों का रंग बहुत शोख है। आयशा ने कहा, ओके फाइन, व्हाट अबाउट दीज, अच्छा ठीक है, तो इनके बारे में क्या ख्याल है। अब यहाँ कहीं लफ्ज़ ख्याल नहीं लिखा, लेकिन व्हाट अबाउट जब हम कहते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम ख्याल ही पूछ रहे होते हैं। व्हाट अबाउट दीज, इनके बारे में क्या ख्याल है। बानो ने कहा, आई थिंक द ग्रे पेयर इज़ फाइन, मुझे लगता है कि ग्रे पेयर, ग्रे वाले जूतों का जो जोड़ी है वो ठीक रहेगी। आयशा ने कहा, अंकल वी विल बाय दीज शूज़, अंकल हम ये जूते खरीदेंगे। ठीक है जी, ये रहे ग्रे वाले जूते, पता नहीं बर्फ़ में जा रहे थे, बर्फ़ानी जूते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, आप इसकी ट्रांसलेशन लिखिएगा ताकि आपको लिख के इसको बार बार प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। अगले पेज पे चलते हैं जल्दी से। ये रीडिंग है। अब रीडिंग में क्या करना है, ज़रा मैं एक दफ़ा इसको पढ़ लूँ। अच्छा जी, क्लासरूम एक्टिविटी है, इसको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। इसमें कुछ करना नहीं है, बस इन्होंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि मुख्तलिफ़ तरह की लैंड फॉर्म्स होती हैं और वाटर फॉर्म्स होती हैं, कि पानी और ज़मीन जो है मुख्तलिफ़ अंदाज से मुख्तलिफ़ शक्लों में हमारे पास मौजूद है, और उसकी मुख्तलिफ़ शक्लों को एक्सप्लेन किया हुआ है बच्चों को एक फ़न सी एक्टिविटी करवा के। टीचर आपसे कहेगी कि अपने दोनों हाथों को इस तरह से मिला लीजिए कि एक हाथ ऐसे दूसरा हाथ ऐसे, तो बताइए क्या बना। तो माउंटेन बन गया, यानी पहाड़ बन गए। होल्ड योर हैंड विद वन हैंड कवरिंग द अदर, एक हाथ ऐसे रखिए, उसके ऊपर दूसरा हाथ रख लीजिए ऐसे, तो ये क्या बन गई, ये एक पहाड़ी सी बन गई। ये पहाड़ है तो ये पहाड़ी है, तो ये हिल्स हो गई। अपने दोनों हाथ ऐसे रख लीजिए, एक हाथ आपका ऐसे आया, दूसरा हाथ आपने ऐसे रखा, और यहाँ से आपने हाथों को ज्वाइन कर लिया। ये क्या बन गया, ये बन गई वैली, वादी। मूव योर हैंड्स लाइक रिवर, दरिया की तरह अपने हाथों को ऐसे ऐसे हिलाइए, क्या बन गया, दरिया बन गया। अपनी फिंगर्स को ऐसे हिलाइए जैसे कि तेज़ी से पानी नीचे बह रहा हो, तो वो स्ट्रीम बन गया, झरना। ठीक है, और मूव योर हैंड्स अप एंड डाउन, अपने हाथों को ऐसे 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 हिलाइए, क्या बन गया, समंदर बन गया। ओपन योर हैंड्स बट क्लोज टुगेदर, अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल दीजिए, ऐसे उनको करीब करीब रख के, तो ये क्या बन गई, झील बन गई। और ओपन योर आर्म्स एंड हैंड्स वाइड, अपने हाथों को बहुत खोलिए लेकिन चौड़ा चौड़ा खोल दीजिए, दूर दूर रखते हो, तो ये क्या बन गया, समंदर, बड़ा वाला समंदर बन गया। ठीक है, तो ये इन्होंने मुख्तलिफ़ शक्लों को आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है, इसमें और कुछ ऐसा इंग्लिश का काम नहीं है, एक फ़न एक्टिविटी थी। अब ये बात कर रहे हैं एक्चुअली रीडिंग की, लैंड रिफॉर्म्स। अच्छा देखें, पीछे से जब मैंने टॉपिक की हेडिंग पढ़ी थी तो मैंने लैंड रिफॉर्म्स को एक्सप्लेन किया था। अभी इनकी जो तफसीलात आ रही हैं, इसको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि लैंड रिफॉर्म्स नहीं है, ये गलत से लिख दी, गलती से लिख दिया इन्होंने। कहना है चाह रहे हैं लैंड फॉर्म्स, ज़मीन की मुख्तलिफ़ शक्लें, जिन जिन हालतों में ज़मीन पाई जाती है। तो लैंड रिफॉर्म्स चलें, अच्छा है, आपको एक इजाफी मालूमात मिल गई। लेकिन ये चैप्टर एक्चुअली लैंड रिफॉर्म्स का नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है लैंड फॉर्म्स का है। जिस तरह की बातें आगे आ रही हैं कि मुख्तलिफ़ इलाके जो दुनिया में बटे हुए हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ज़मीन किस किस हालत में मौजूद है, पहाड़ हैं, समंदर हैं, दरिया हैं, वादियाँ हैं, मैदान हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब ज़रा इसको पढ़ते हैं। दीज आर माउंटेन्स एंड हिल्स, ये पहाड़, पहाड़ और पहाड़ियाँ हैं। दे आर हाई अबव द ग्राउंड, ये ज़मीन से बहुत ऊपर होती हैं। द माउंटेन इज़ हायर एंड स्टीपर दैन हिल, पहाड़ ज़्यादा ऊंचा और ज़्यादा इसकी चढ़ाई दुश्वार होती है पहाड़ी के मुकाबले में। स्टीप कहते हैं जो ज़्यादा खड़ा हो, ये स्टीप कम है, ये स्टीप ज़्यादा है, तो पहाड़ ज़्यादा दुश्वार गुजार होता है। सम माउंटेन्स हैव ट्रीज़ ग्रोइंग ऑन देयर साइड्स, कुछ पहाड़ों के अतराफ दरख्त उगे हुए होते हैं। एंड सम आर बैरन, और कुछ बंजर होते हैं, पथरीले होते हैं, उनमें दरख्त नहीं उगे हुए थे। द हाई माउंटेन्स हैव स्नो ऑन देयर पीक्स, जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उनकी तो चोटियों पर बर्फ़ पड़ी होती है। द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड आर, दुनिया में ऊंची ऊंची जो सबसे ऊंची चोटियां हैं वो हैं कौन सी, माउंट एवरेस्ट, ये नंबर 1 पे है। फिर K2, और उसके बाद नंबर 2 पे K2 है। माउंट एवरेस्ट इज़ इन नेपाल, माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो नेपाल में है। एंड K2 इज़ इन पाकिस्तान, K2 पाकिस्तान में है। चढ़ाई के एतबार से K2 ज़्यादा ख़तरनाक मानी जाती है माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में।
वैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई K2 से ज़्यादा है, सबसे नंबर 1 पे माउंट एवरेस्ट है, उसके बाद K2 है। तो ये पहाड़ उन्होंने बर्फ़पोश पहाड़ दिखाए हुए भी हैं, ठीक है जी। फिर आते हैं अगले नंबर 2 पे, द वाटर फ्लोज फास्ट डाउन अ हिल, किसी पहाड़ी पे से पानी बड़ी तेज़ी से गिरता है, और माउंटेन या पहाड़ पे से, पहाड़ हो या पहाड़ी हो, जब पानी उसमें से बहता है तो बड़ी तेज़ी से बहता है। दिस इज़ अ रिवर, ये दरिया कहलाता है। विच हैज़ फ्रेश वाटर, इसमें पीने का फ्रेश वाटर होता है, यानी मीठा पानी होता है। यहाँ पे फ्रेश को ताज़ा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये फ्रेश कहना ये चाह रहे हैं कि सी में चूँकि नमकीन होता है और दरिया में चूँकि मीठा होता है, तो दरिया के पानी को फ्रेश वाटर कहते हैं। तो हम कहेंगे कि पीने के काबिल मीठा पानी होता है। अ रिवर इज़ ब्रॉडर देन अ स्ट्रीम, दरिया जो होता है वो एक झरने या नदी के मुकाबले में ज़्यादा चौड़ा होता है। As a river flows down on the plains, it gains more water from other streams, rivers, springs, rainfall and other water sources. जैसे जैसे दरिया नीचे की तरफ बहता चला जाता है मैदानी इलाकों की तरफ, तो उसके अंदर मज़ीद पानी शामिल होता चला जाता है, वो मज़ीद पानी हासिल करता चला जाता है दूसरी नदियों से, दूसरे दरियाओं से, दूसरे झरनों से, या ये स्प्रिंग कहेंगे आपके चश्मों से, स्प्रिंग चश्मे, दूसरे चश्मों से, बारिश के पानी से, और पानी की दूसरी जो ज़राएँ हैं उनसे वो मज़ीद पानी हासिल करता चला जाता है, जिसकी वजह से जब वो नीचे की तरफ बहता है तो वो मज़ीद चौड़ा और बड़ा होता चला जाता है। When small rivers join together, they make a large river. जब छोटे दरिया आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा दरिया बनाते हैं, सच एज अ रिवर इंडस, जैसे कि दरिया सिंध है, वो बहुत बड़ा दरिया है क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे दरिया मिलके उनका पानी जमा हो जाता है और फिर एक बड़ा दरिया बन के बहते हैं, ठीक है। यही तरह से द रिवर नाइल इन इजिप्ट, दरिया नील जो इजिप्ट में है वो भी ऐसे ही बहुत बड़ा दरिया है, उसमें छोटे छोटे बहुत से दरिया आके शामिल होते हैं। नंबर 3 पे है, रिवर्स गिव अस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एंड फॉर वाटरिंग आवर फील्ड्स। दरिया हमें पानी देते हैं पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, कपड़े वपड़े धोने के लिए, और अपने खेतों के अंदर आबियारी करने के लिए, पानी देने के लिए दरियाओं से हम पानी हासिल करते हैं अपनी फसलों को सैराब करने के लिए। वाटरिंग आवर फील्ड्स, अपनी फसलों को सैराब करने के लिए। दे हैव अ लॉट ऑफ फिशेस, उसमें बहुत सी मछलियाँ होती हैं दरियाओं में। पीपल फिश अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर्स, लोग दरियाओं के किनारे पे मछलियाँ पकड़ते हैं। बैंक जो होता है दरिया का, बैंक दरिया का किनारा। दे यूज़ रोइंग बोट्स एंड फेरीज टू क्रॉस द रिवर, वो दरियाओं को पार करने के लिए रोइंग बोट्स, चप्पुओं वाली कश्तियाँ, या फेरीज इस्तेमाल करते हैं। ये तो रोइंग बोट है, फेरीज जो होती है ना वो ज़रा चौड़ी होती हैं, चपटी और चौड़ी होती हैं, और आम तौर पे पाकिस्तान में तो नहीं पाई जाती दरियाओं के अंदर फेरीज, बाहर के मुल्कों में फेरीज ज़रूर पाई जाती हैं। चले मैं आपको फेरी दिखा भी देता हूँ। देखें जी, ये फेरीज़ की मुख्तलिफ़ तस्वीरें हैं, थोड़ी चौड़ी होती हैं, और बहुत से चौड़े चौड़े दरियाओं में ऐसी फेरीज भी चलती हैं जो गाड़ियाँ भी एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाती हैं। तो दरिया पार करने के लिए हम रोइंग बोट्स यानी चप्पू वाली कश्तियाँ और फेरीज इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमें दरिया को पार करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। ठीक है, तो फेरीज मैंने आपको दिखा दी। इफ़ द वाटर ओवरफ्लोज फ्रॉम द बैंक ऑफ अ रिवर इट कैन कॉज फ्लड्स, अगर दरिया अपने किनारों से उमड़ आए, जब दरिया में पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो दरिया अपने किनारे से बाहर आ जाता है और सैलाब बन जाता है, और उसकी वजह से वो सैलाब का बाइस होता है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 4 है, दिस इज़ द माउथ ऑफ अ रिवर, ये दरिया का बिल्कुल एक मुंह है। द प्लेस वेयर इट स्लोली फ्लोज इनटू द सी, जब दरिया बहता 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 पहुंचता है पूरे पहाड़ों से होता हुआ और वादियों से होता हुआ और फिर मैदानों से होता हुआ, तो आखिरकार उसका पानी जाके समंदर में मिल जाता है। तो ये वो जगह है जहाँ पे कि दरिया का पानी समंदर में मिल रहा है। द रिवर इंडस फॉल इनटू अरेबियन सी, दरिया सिंध जो है वो बहरा अरब में जाके गिरता है। डू यू नो दैट सीज एंड ओशंस हैव सॉल्टी वाटर, क्या आपको पता है कि समंदरों के अंदर नमकीन पानी होता है। अच्छा, सी और ओशन में फ़र्क क्या है कि सी बड़े होते हैं, ओशन छोटे होते हैं, ठीक है। हम उर्दू में दोनों को ही समंदर कहते हैं। सीज आर स्मॉलर देन ओशन, अच्छा इन्होंने बता दिया कि इन्होंने उल्टा बता दिया, सीज आर स्मॉलर देन ओशन नहीं होता, ओशंस आर स्मॉलर देन सीज होता है। सॉरी, इन्होंने सही बताया, इन्होंने सही बताया कि ओशंस बड़े होते हैं और सीज छोटे होते हैं। हम दोनों को ही समंदर कहते हैं उर्दू में। सीज जो होते हैं वो होते हैं जो
एक किसी ख़ास ज़मीन के टुकड़े के साथ मुंसलिक होते हैं, और ओशंस वो होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, बाज़ औक़ात दो बड़े आज़मों को भी मिला रहे होते हैं। तो ओशंस आर बिगर एंड सीज़ आर स्मॉलर। तो अरेबियन सी इज़ स्मॉल, इट इज़ नियर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो साहिल है कराची का, इसके करीब वाले समंदर को अरेबियन सी कहते हैं। और अरेबियन सी ख़ुद हिस्सा है एक बहुत बड़े समंदर का, ओशन का, जिसका नाम है इंडियन ओशन। ठीक है, तो अरेबियन सी इंडियन ओशन का ही हिस्सा माना जाएगा। तो ओशंस आर बिगर एंड सीज़ आर स्मॉलर। तो सी जो होते हैं वो छोटे होते हैं और ओशन बड़े होते हैं। ठीक है जी। तो उर्दू में वैसे हम एक फ़र्क कर सकते हैं कि सी को हम बहीरा कहते हैं और ओशन को हम समंदर कहते हैं, कहना चाहें तो कह सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलें। वैसे अमूमी तौर पे हम समंदर ही इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए। नंबर 5, हियर इज़ अ बिग सी पोर्ट वेयर द सी वाटर इज़ डीप। ये एक सी पोर्ट दिखाई गई है, यहाँ पे समंदर का पानी गहरा होता है। वेयर द सी वाटर इज़ डीप, एक सी पोर्ट है, एक बड़ी सी पोर्ट है जहाँ पे समंदर का पानी गहरा है। अच्छा जी, सी पोर्ट क्या होती है? सी पोर्ट वो जगह होती है जहाँ पे के समंदर से चलते हुए बड़े बड़े जहाज़ आके ज़मीन के पास लगते हैं। आमतौर पे जो साहिल होते हैं उनमें जहाज़ नहीं आ सकते, क्योंकि साहिल में पानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता किनारे के करीब आते आते कम हो जाता है, और जहाज़ अगर साहिल के करीब आएगा तो वो मिट्टी में फंस जाएगा। उसके बजाय हम सी पोर्ट यानी बंदरगाह बनाते हैं, जहाँ पे के बड़े बड़े जहाज़ आते हैं ज़मीन के करीब, लेकिन नीचे से पानी फिर भी गहरा होता है। तो ये बनाया जाता है, इस पे मेहनत की जाती है, और उसके नीचे से जो मिट्टी होती है उसको साफ़ किया जाता है, ताकि उसमें पानी की गहराई बरकरार रहे और जहाज़ आगे तक आ सके और फिर भी मिट्टी में ना फंसे। तो हियर इज़ अ बिग सी पोर्ट, इन्होंने बड़ी सी बंदरगाह दिखाई है जहाँ पे पानी गहरा है, वेयर द वाटर इज़ डीप। यू कैन सी सम ह्यूज कार्गो शिप्स हियर। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े से कार्गो जहाज़ हैं। ऐसे जहाज़ हैं, सामान बरदार जहाज़ हैं, बड़े बड़े उसके ऊपर सामान के जो हैं वो लदे हुए हैं, और कंटेनर्स लदे हुए हैं, उन कंटेनर्स को लेके जहाज़ आया करते हैं। क्रेन्स आर होल्डिंग थिंग्स ऑन द शिप्स। इतने बड़े बड़े जहाज़ हैं कि उनके ऊपर सामान उतारने के लिए लोग नहीं उतार सकते, बल्कि बड़ी बड़ी क्रेन्स लगी होती हैं जो कि उन सामान को उतारने में मदद देती हैं। ठीक है। पाकिस्तान है 3 मेन पोर्ट्स। पाकिस्तान की 3 बुनियादी बंदरगाहें हैं। कराची पोर्ट, एक कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम, ये भी कराची में ही है, पोर्ट कासिम कहलाती है, एंड गवादर पोर्ट, ये एक दूसरा शहर है बलूचिस्तान का गवादर, वहाँ मौजूद है गवादर पोर्ट। द कराची पोर्ट इज़ बिगर दैन दी अदर 2 पोर्ट्स। कराची पोर्ट बाकी दोनों बंदरगाहों से बड़ी है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 1, रीड द टेक्स्ट एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। पढ़िए और सही आंसर का जवाब सर्कल कीजिए। बॉक्स 1 टेल्स अस अबाउट, बॉक्स 1 में किसके बारे में बात की गई? रिवर, वैलीज या माउंटेन की? तो ये खोल लेते हैं जी। बॉक्स 1 में माउंटेन्स की बात हुई है। अब बाकी तो यार आप खुद कर सकते हैं, ये मैं लगा दूंगा तो फिर आपको तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, तो प्लीज़ ये सारे खुद कर लीजिए, इजी हैं। किस बॉक्स में किसकी बात हुई है? एक्सरसाइज 2 है, रीड द बॉक्सेस 1 and 2 एंड फाइंड आउट वेयर दीज व्हाट दीज आर। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन। आई एम वे अबव द ग्राउंड, आई एम वेरी स्टीपर देन हिल। तो ये माउंटेन की बात हो रही है, मैं बहुत ऊंचा होता हूँ और पहाड़ी के मुकाबले मेरी चढ़ाई ज़्यादा मुश्किल होती है। ठीक है, तो पहाड़ माउंटेन हो गया। आई एम इन पाकिस्तान एंड आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट पीक। ये किसकी बात हो रही है? ये देखिए, पाकिस्तान में है और दुनिया की ऊंची तरीन में से एक पहाड़ है, तो ये K2 की बात हो रही है, खुद लिख लीजिएगा। आई फ्लो फास्ट ऑन द लैंड एंड आई एम लार्जर दैन स्ट्रीम। किसकी बात हो रही है आप बताइए? जो नदियों से तेज़ बहता है और बड़ा होता है, तो आप समझ ही गए होंगे, खुद लिखिए, शाबाश। व्हेन आई जॉइन विद अदर्स आई फॉर्म अ रिवर। मैं जब दूसरों से मिलता हूँ तो मैं दरिया बन जाता हूँ। तो इसमें आप जवाब लिख सकते हैं, कहाँ गया जी, ये रहा। आप खाली स्ट्रीम भी लिख सकते हैं। जब बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं तो दरिया बन जाता है, क्योंकि एक की जगह ही दी हुई है ना, तो आप यहाँ पे खाली स्ट्रीम भी लिख सकते हैं कि जब हम मिलते हैं तो दरिया बनाते हैं, तो स्ट्रीम कह सकते हैं। आई एम अ रिवर बट आई एम इन इजिप्ट। कौन सा दरिया है जो इजिप्ट में है? वो पीछे लिखा हुआ है, आप देख के बताइएगा। आई एम अ रिवर बट आई एम इन पाकिस्तान। पाकिस्तान का कोई एक दरिया लिख दें जो पीछे लिखा हुआ ही है। तो इसमें तो मेरी कोई ज़रूरत आपको नहीं थी, आप ये आराम से खुद कर सकते थे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रीड बॉक्सेस 3, 4 एंड 5 एंड मैच द कॉलम। 3, 4 एंड 5 को हम पढ़ेंगे और उसके कॉलम्स मैच करेंगे। अब देखते हैं 3, 4 एंड 5 में क्या है। 3 में रिवर्स हैं, 4 में रिवर और समंदर जहाँ मिलते हैं वो जगह है, और 5 में सी पोर्ट है। ओके, तो हम देखते हैं जी क्या बात हो रही है। ए और बी को मैच करना है। माउंटेन्स एंड हिल्स आर, इन्होंने मैच कर दिया, हाई अबव द ग्राउंड। ठीक है। अ रिवर गिव्स अस क्या है? अ रिवर गिव्स अस क्या देता है रिवर्स? वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग एंड वॉशिंग। तो ये सी आ जाएगा यहाँ पे। पीपल यूज, अब लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? ये रहा देखें, पीपल यूज रोइंग बोट्स एंड फेरीज टू क्रॉस द रिवर। तो ये जी आएगा यहाँ पे। When a river overflows, it can cause flood. बात सही है, ए आएगा यहाँ पे। The mouth of a river is, the mouth of a river is, ये रहा, where it slowly falls into the sea, यहाँ बी आएगा। The seas and oceans have salty water, डी आएगा। At the seaport, the water is deep, ई आएगा। ठीक है जी, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एक्सरसाइज 4, राइट डाउन द अबव इन कंप्लीट सेंटेंस इन योर नोटबुक। अब आप इस तरह से लिखिए कि माउंटेन्स एंड हिल्स आर हाई अबव द ग्राउंड। फिर दूसरे जुमले लिखिएगा, अ रिवर गिव्स अस वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉशिंग। पीपल यूज रोइंग बोट्स एंड फेरीज टू क्रॉस द रिवर। तो इनको मिला के प्रॉपर जुमले बना के लिख दीजिएगा। ये हो गया। एक्सरसाइज 5 में कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द फैक्ट्स गिवन इन द टेक्स्ट। द हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? आपको पता है कौन सी है। द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? यार ये आप खुद करिए ना, इसमें मेरी ज़रूरत तो नहीं है, तो पीछे लिखा हुआ ही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? बात हो चुकी। पाकिस्तान के नज़दीक समंदर कौन सा है? बात हो चुकी है। पीछे से देख के कीजिए, शाबाश। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय रीडिंग ईच पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। अच्छा जी, पढ़िए और इसको फिल कीजिए। द माउंटेन्स एंड डैश आर हाई अबव द ग्राउंड। माउंटेन्स एंड हिल्स एक दो कर दूंगा, बाकी खुद कीजिए। पूरा पीछे से टेक्स्ट मौजूद है, उसमें से आपने सिर्फ कॉपी करना है। अ डैश इज़ हायर एंड स्टीपर देन अ डैश, माउंटेन इज़ हायर देन अ हिल। तो भाई ये तो पूरा आप खुद कर लीजिएगा। आगे चलें, अ डैश इज़ अ बिट ब्रॉडर देन अ डैश डैश इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन पाकिस्तान। यहाँ पे एक सवाल हो गया। अ डैश इज़ अ बिट ब्रॉडर देन अ डैश, ये देखें ये पीछे लिखा हुआ है पूरा, ये बात पीछे हुई भी है। अ डैश इज़ ब्रॉडर देन अ डैश, अ रिवर इज़ ब्रॉडर देन अ स्ट्रीम, है ना। तो अब इसमें मेरी क्या ज़रूरत है भाई? अब आप छोटे मुन्ने तो है नहीं कि एक एक चीज़ मैं पूरी बता दूं, ये तो आप खुद ही देख के कर सकते हैं। रिवर और स्ट्रीम आता, डैश इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान नाम लिखा हुआ है, डैश इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट नाम टेक्स्ट में पीछे मौजूद है। तो अब ये पूरा का पूरा आप इंशाल्लाह खुद आराम से कर सकते हैं, मैंने समझा दिया कि इसमें करना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जनाब, स्पीच बबल्स। एक्सरसाइज 1, ये स्पीच बबल्स कहते हैं जी इनको, कि जब हम कोई डायग्राम, कोई कार्टून, कोई तस्वीर बनाते हैं, उसको एरो डाल के बताते हैं कि ये साहब क्या कह रहे हैं और ये साहब क्या कह रहे हैं, तो इसको स्पीच बबल कहते हैं। ठीक है। इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज चेंज द गिविंग स्टेटमेंट्स टू द शॉर्ट फॉर्म एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस इन द स्पीच बबल। द शॉर्ट फॉर्म्स दैट यू कैन यूज आर गिवन बिलो। देखें, इज नॉट, वी हैव, डू नॉट, देयर इज, आई हैव, आर नॉट, आई एम, डिड नॉट, इसकी शॉर्ट फॉर्म्स हैं ये। ठीक है। तो isn't, we've, don't, there's, I've, aren't, I am and didn't, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको यूज़ करना है यहाँ पे। We have finished our food, तो हम लिखेंगे we've finished our food। I have seen you before, तो हम लिखेंगे I've seen you before। यार ये तो सारी बड़ी मज़े मज़े की और आसान आसान एक्सरसाइज आ रही हैं। अच्छा जी, इसकी दूसरा खोलते हैं, तो यहाँ पे ये भी आ गया। देयर इज़ अ रिवर, ये देखें, देयर्स अ रिवर। आई डोंट नो अबाउट चाइना, आई डू नॉट नो अबाउट चाइना, आई डोंट डोंट नो अबाउट चाइना। शी डिड नॉट डू दिस, शी डिडंट डू दिस। आई एम यूजिंग, आई एम
दिस इज नॉट द बुक आई वॉन्ट, दिस इजेंट, isn't, is not को isn't, we are not going to the shop, we aren't going to the shop। ठीक है, मैंने सभी समझा दिया आपको, तो ये तो आसान था। अगला देखते हैं। अब कुछ लिखना है जी आपको। रीड द डायलॉग्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टाइटल। बताइए ये किस जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे टाइटल उन्वान क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या 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 चल रही हैं बातें। अनम ने कहा हाउ वाज योर ट्रिप टू द जू, तो फिर टाइटल क्या होगा, आ ट्रिप टू द जू। चलो एक्सरसाइज 2 हो गई। एक्सरसाइज 3 देखते हैं। वाइल राइट द फॉलोइंग डायलॉग्स इन द स्पीच बबल, वन डायलॉग each of Anam and Aliza is missing. Guess what the dialogue could be and write it in the speech bubble. तो पहले अनम ने क्या कहा होगा। अनम ने कहा हाय एलिजा हाउ वाज योर ट्रिप एट द जू, यहाँ लिखिए। अब बताओ जगह कहाँ लिखो भाई, जगह तो है ही नहीं, तो बारीक बारीक करके लिख दीजिएगा छोटा छोटा सा, ताकि आपको ये जगह फिल हो जाए पूरी। ठीक है, फिर अलीज़ा ने कहा इट वाज अ हैप्पी एंड एक्साइटिंग ट्रिप, अलीज़ा का यहाँ लिखिएगा ये वाला। ठीक है, फिर रियली व्हाट एनिमल्स डिड यू सी, ये यहाँ लिखिएगा। फिर उन्होंने कहा आई सॉ 5 बिग ब्राउन मंकीज, दे वर बिग एंड फैट, वो यहाँ लिखिएगा, अलीज़ा ने कहा। फिर अनम ने क्या कहा होगा और अलीज़ा ने क्या कहा होगा, अपनी तरफ से 2 डायलॉग्स ऐड कर लें, एक सवाल है और एक जवाब है। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि वर यू अफ्रेड ऑफ देम, क्या तुम्हें उनसे डर लगा, और उसने कहा होगा नो दे वर इन केजेस सो आई वॉज नॉट अफ्रेड। क्या यही सवाल हो सकता था? नहीं, और भी कुछ हो सकता था। तो आप अपनी तरफ से कुछ भी लिखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा कि आपने अपनी तरफ से लिखा कि अनम ने कुछ पूछा और अलीज़ा ने कुछ जवाब दिया, लेकिन होना वो जू के हवाले से ही चाहिए। ठीक है, तो लो जी ये हो गया। अब देखें टीचर को तो पता है कि मैंने ये बना दिया, अगर आप एग्जैक्टली यही लिख देंगे तो टीचर कहेगी आपने छाप दिया। तो आपको अपनी तरफ से दूसरे जुमले लिखने चाहिए। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप जुमले चेंज कर लीजिए। ये था पेज नंबर 63। अब पेज नंबर हम 64 खोलते हैं। पेज 64 पे बात कर रहे हैं जी राइटिंग की। रीड द फॉलोइंग स्टोरी एंड कंप्लीटेड बाय फिलिंग द स्पीच बबल्स। स्टोरी पढ़िए और स्पीच बबल्स को पूरा कीजिए। इसमें कुछ करना ही नहीं है। एक शेर के डायलॉग्स हैं, एक चूहे के डायलॉग्स हैं। वाई शुड आई लेट इट यू गो, वाई शुड आई लेट यू गो, प्लीज़ डोंट ईट मी, प्लीज़ लेट मी गो, वाई शुड आई लेट यू गो, आई डोंट नो बट आई प्रॉमिस आई विल हेल्प यू, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मुझे ना खाइए, मुझे जाने दीजिए, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ, मैं ये नहीं जानता लेकिन हो सकता है, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी कोई मदद करूँगा। यू हैव डिस्टर्ब माई स्लीप, तुमने मेरी नींद ख़राब कर दी है। फिर हाउ कैन अ स्मॉल माउस हेल्प अ बिग लायन, एक छोटा सा चूहा कैसे मदद कर सकता है इतने बड़े शेर की। आई एम सॉरी आई डेंट सी यू, मुझे माफ़ कीजिएगा मैंने आपको नहीं देखा। तो ये आगे पीछे लिखे हुए हैं देखें। नाउ आई एम गोइंग टू ईट यू, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। आई मे बी एबल टू हेल्प यू सम टाइम, मैं आपकी कभी मदद कर पाऊँ, हो सकता है। तो देख रहे हैं, आपको सुनने में एहसास हो रहा होगा ना कि आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो इसको आप ABCD में सही करके लिखिएगा। यू हैव डिस्टर्ब माई स्लीप, ये पहला जुमला हो गया। कौन सा वाला पहला जुमला हो गया? ये पहला जुमला माना गया। उसके जवाब में इन्होंने क्या कहा? आई एम सॉरी आई डेंट सी यू, ओ मुझे माफ़ कीजिएगा मैं देखा नहीं, आप सामने खड़े थे, वरना मैं आपकी नींद ख़राब ना करता। अब अगला जुमला क्या होना चाहिए हो? अगला जुमला होना चाहिए नाउ आई एम गोइंग टू ईट यू। ठीक है, यहाँ पे ये वाला आना चाहिए। उसके जवाब में एक आना क्या कहना चाहिए? कहेगा प्लीज़ डोंट ईट मी, ये यहाँ पे कहेगा मुझे ना खाएं प्लीज़, मुझे जाने दें। तो ये पूछेगा मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ, ये अगला जुमला होना चाहिए था यहाँ पे 1। तो उसके जवाब में ये कहेगा कि आई मे बी एबल टू हेल्प यू सम टाइम, मुझे इसलिए जाने दें कि शायद मैं आपकी मदद कर दूँ। तो वो पूछेगा एक छोटा चूहा मेरी कैसे मदद कर सकता है, नंबर 3 आएगा इसके बाद। तो उसके जवाब में वो कहेगा मुझे नहीं पता लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जब भी मौका मिलेगा आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तो यहाँ 6 आएगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चूहे ने और शेर ने चूहे को छोड़ दिया। द लाइन लेट द माउस गो, शेर ने चूहे को जाने दिया।
A few days later, the lion was caught in a hunter's trap. बहुत मशहूर कहानी है. कुछ दिन बाद शेर जो है फंस गया था एक शिकारी के जाल में. The little mouse saw this and tried to help the lion. छोटे चूहे ने देखा और उसने शेर की मदद करने की कोशिश की. With his sharp teeth, he cut the rope and the lion was free. अपने तेज दांतों से उसने रस्सी काट दी और शेर आज़ाद हो गया. Thank you, little mouse, for saving my life. बहुत शुक्रिया छोटे चूहे मेरी ज़िंदगी बचाने के लिए, said the lion. शेर ने कहा. The mouse said, You saved my life, so I was able to save your life. आपने मेरी जान बख्शी थी, बचाई थी, तो इसकी वजह से ही मैं आपकी जान बचा सका. अब एक्सरसाइज 5 ये है कि ये स्टोरी पूरी अपने पास लिखिए, उतारिए अपनी नोटबुक के अंदर. और जो शुरू में जो जुमले हैं इसके ऊपर जब लिख रहे होंगे आप, तो यहाँ से शुरू करेंगे आप स्टोरी. वन डे अ माउस वॉज, यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक जाएंगे. फिर ही सैड के बाद अभी लिखेंगे. उसके बाद कहेंगे देन द माउस सैड, फिर आप कहेंगे देन द लायन सैड, देन द माउस सैड, देन द लायन सैड, देन द माउस सैड, देन द लायन सैड, देन द माउस सैड, और फिर ये आगे चलेगा. ठीक है. तो ये जो डायलॉग्स हैं, ये डायलॉग्स आप कहानी के बीच में लिखेंगे, लेकिन उसको लिखने से पहले आप लिखेंगे द माउस सैड, द लायन सैड. इस तरह से कह के इसको कहानी को पूरा कंप्लीट करके अपनी कॉपी में उतारेंगे. तो कहानी यहाँ से लिखना शुरू करेंगे. फिर जो बबल्स आए हैं इनको ऐसे उतारेंगे, पहले ए उतारेंगे, फिर ई उतारेंगे, फिर बी उतारेंगे, फिर एफ उतारेंगे, फिर सी उतारेंगे, फिर जी उतारेंगे, फिर डी उतारेंगे, फिर बी उतारेंगे, और फिर नीचे से स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे. और हर डायलॉग को उतारते वक्त ये कहेंगे द लायन सैड, द माउस सैड, द लायन सैड, द माउस सैड. ठीक है. तो ये समझ में आ गई बात. आगे चलते हैं जल्दी से. नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्रामर. ग्रामर बड़ी इंटरेस्टिंग होती है जी. रीड द डायलॉग्स एंड देन कंप्लीट द टेबल that follows by selecting the adjective used in the dialogues to show the size and color of the things given the table. Adjectives क्या होते हैं? Adjectives होते हैं वो अल्फाज जो हमें किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं कि वो कैसी है, कितनी बड़ी है, किस रंग की है, किस जगह है. ठीक है. इनको adjectives कहते हैं, उर्दू में इनको सिफत कहते हैं. तो क्या करना है? टेबल पूरा करना है. पहले इनको पढ़ लेते हैं, फिर टेबल पूरा करेंगे. इन एन आर्ट क्लासरूम, आर्ट की क्लास में क्या हुआ? मरियम ने कहा, ओह रेहाना, योर ड्राइंग इज़ ब्यूटीफुल. अरे रेहाना, तुम्हारी ड्राइंग बहुत खूबसूरत है. डू यू रियली थिंक सो? क्या वाकई तुम ऐसा समझती हो? श्योर, हाँ वाकई. लुक एट दीज टाइनी येलो बर्ड्स ऑन द टॉल ग्रीन ट्री. दे लुक सो नाइस. अरे देखो कितने छोटे छोटे पीले रंग के जो परिंदे अपने इतने बड़े से हरे रंग के दरख्त पे बनाए हैं, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं. देखें, मैं हाथ के हाथ आपको ना हम नज़र डालते हैं तो हमें ग्रीन ट्री ये एडजेक्टिव है, येलो बर्ड्स के बारे में बता रहा है, एडजेक्टिव है. ठीक है. टाइनी एडजेक्टिव है. ठीक है. तो ये भी आप नज़र में रखिएगा क्योंकि आगे टेबल में कंप्लीट करने में हेल्प मिलेगी हमें. फिर रेहाना ने कहा, वेल थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया. एंड वॉट अबाउट द कलर ऑफ द रिवर्स, और तुम्हें मेरे ये दरियाओं का रंग कैसा लगा? जमीला ने कहा, आई थिंक द लार्ज ब्लू रिवर इज़ ब्यूटीफुल. मेरा ख्याल है कि ये जो बड़ा सा नीले रंग का दरिया तुमने बनाया है बहुत खूबसूरत है. डू यू थिंक सो? क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? तो जमीला ने कहा, आई ऑल्सो लाइक द काम ब्लू सी, और ये जो इतना पुरसकून नीला समंदर तुमने बनाया है ये भी मुझे अच्छा लग रहा है. थैंक यू, रेहाना ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया. जमीला ने कहा, लुक एट द ह्यूज स्नो कवर्ड माउंटेन्स विद स्मॉल वाइट स्ट्रीम्स, दे लुक सो रियल. अरे देखो जो इतने बड़े बड़े बर्फ़ पोश पहाड़ तुमने बनाए हैं, जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद सफ़ेद से ऐसी नदियाँ बह रही हैं. दे लुक सो रियल, कितनी कितनी असली, कितनी रियल लग रही हैं, कितनी असली दिख रही हैं. तो रेहाना ने कहा, थैंक्स फॉर दीज नाइस कमेंट्स. तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने इतने अच्छे अच्छे मेरे लिए अल्फाज कहे, इतनी अच्छी अच्छी बातें कही मेरे ड्राइंग के बारे में, इतने अच्छे अच्छे राय का इजहार किया. तो अब थिंग्स क्या क्या हैं? बर्ड्स हैं, ट्रीज़ हैं, रिवर है, सी है, माउंटेन है, स्ट्रीम्स हैं. उसके बारे में क्या क्या अल्फाज यूज़ हुए हैं? बर्ड के बारे में इस्तेमाल हुए हैं टाइनी और येलो. ट्री के बारे में इस्तेमाल हुआ है टॉल और ग्रीन. फिर रिवर के बारे में इस्तेमाल हुआ है लार्ज और ब्लू. खुद भर लीजिएगा अब इसको.
सी के बारे में इस्तेमाल हुआ है काम और ब्लू। फिर माउंटेन के बारे में इस्तेमाल हुआ है ह्यूज और स्नो कवर्ड, ये दोनों एडजेक्टिव कहलाएंगे। फिर स्ट्रीम्स के बारे में इस्तेमाल हुआ है स्मॉल और वाइट। आसान एक्सरसाइज थी, आपको सिर्फ ये बताना था कि एडजेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। अब आप क्या कीजिए, इन्होंने कहा है कि दो दोस्त आपस में मिल जाएं और एक दूसरे के बैग के बारे में बताइए, पेंसिल के बारे में, घर के बारे में, उनके बालों के बारे में, कि किसका साइज़ और कलर कैसा है। बस साइज़ और कलर को यूज़ करना है, ठीक है। तो आप बताएंगे अस्माज बैग इज़ बैग, या यूं करते हैं अस्मा हैज़ अ बिग रेड बैग, अस्मा हैज़ अ बिग रेड बैग। और फिर अस्मा कहेगी खालिदा हैज़ अ स्मॉल ब्लू बैग, ठीक है। साइज़ भी बता दिया, कलर भी बता दिया। फिर पेंसिल, एक दूसरे के पेंसिल के बारे में बताइए, फिर एक दूसरे के घर के बारे में बताइए, फिर एक दूसरे के बालों के बारे में बताइए। तो इसी तरह से ये जुमले बनेंगे। पेंसिल हाउस है, तीन तीन जुमले बनेंगे, दोनों सहेलियां या दोनों दोस्त बताएंगे, ठीक है। तो ये एक एक्सरसाइज आप कर लेंगे। फिर एक्सरसाइज 3 में राइट 8 सेंटेंसेस इन योर नोटबुक डिस्क्राइबिंग योर बैग पेंसिल हाउस हेयर एंड योर फ्रेंड्स बैग पेंसिल हाउस हेयर। अब ये जो आपने एक्सरसाइज की थी, तो इसी को हमने ऐसे करना है कि पहले आप अपने बारे में बताइए, फिर अपने दोस्त के बारे में बताइए। आप बताएंगे आई हैव अ स्मॉल फॉर एग्जांपल ब्लू बैग एंड माय फ्रेंड हैज़ अ, हो सकता है उसका भी स्मॉल हो तो स्मॉल लिख सकते हैं, नहीं तो अगर उसका बड़ा है तो लिखते हैं लार्ज या बिग ग्रीन बैग। और फिर इसी तरह से अगले जुमले बनाएंगे कि आई हैव अ स्मॉल येलो पेंसिल वाई माई फ्रेंड ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल ग्रीन पेंसिल, या माई फ्रेंड हैज़ अ बिग ग्रीन पेंसिल। तो बिग और स्मॉल में से कोई यूज़ कर सकते हैं और कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आई हैव अ स्मॉल येलो हाउस एंड माई फ्रेंड हैज़ अ बिग पर्पल हाउस, वट एवर कलर जो आपको पसंद आए। आई हैव शॉर्ट ब्राउन हेयर्स, माई फ्रेंड हैज़ लॉन्ग ब्लैक हेयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने बारे में और अपने दोस्तों के बारे में ऐसे ऐसे करके 8 जुमले बना लेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है जी। ब्लू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज है जी कंप्लीट द सेंटेंस अंडर द पिक्चर बाय एडिंग द पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। पॉजिटिव कैसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ के बारे में आप कुछ बताएं तो वो पॉजिटिव कहलाता है। और जब आप कहें कि दूसरे के मुकाबले में वो कैसा है, उससे बेहतर है किसी एक से, तो उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव। और अगर कहें सबसे ही ज़बरदस्त या सबसे ही ख़राब या सबसे ही बेहतर या सबसे ही बुरा, उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। कुछ वर्ड्स रेगुलर वर्ड्स होते हैं, रेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, वो इसी तरह से फॉर्म होते हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। जैसे वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट, ये रेगुलर वर्ड्स हैं, ठीक है। चौड़ा, उससे चौड़ा, सबसे चौड़ा, ठीक है। लेकिन कुछ इरेगुलर भी होते हैं, जैसे गुड, अच्छा। गुड से अच्छा क्या होता है, गुडर नहीं होता, बेटर होता है। और बेटर सबसे अच्छा कौन सा क्या होता है, बेटरेस्ट नहीं होता बल्कि बेस्ट होता है। तो ये इरेगुलर वर्ड्स हैं, ये पता होने चाहिए, याद हो जाते हैं इससे इससे वक्त के साथ साथ। हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अहमद इज़ अ टॉल बॉय, अहमद इज़ टॉलर देन शिराज, सीमा इज़ अ टॉल, समीर इज़ द टॉलेस्ट बॉय। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आप क्या कह रहे हैं, द एप्पल ट्री इज़, टॉल कह लें, बिग कह लें, द एप्पल ट्री इज़ बिगर देन गुआवा ट्री, नहीं, गुआवा ट्री, ओके। तो हम ये समझते हैं कि ये एप्पल ट्री है, ये गुआवा ट्री है, तो फिर हम बिग नहीं करते बल्कि इसको स्मॉल करते हैं। एप्पल ट्री इज़ स्मॉल, एप्पल ट्री इज़ स्मॉलर देन गुआवा ट्री, and the mango tree is the smallest.
सबसे छोटा है, ठीक है। अब ये कि द बल्ब इज ब्राइट, रोशन, ठीक है। इसमें हम ब्राइट यूज करेंगे। द बल्ब इज ब्राइट, द मून इज ब्राइटर देन द बल्ब, एंड द सन इज द ब्राइटेस्ट, BRIGHTEST, ठीक है जी। ये एक्सरसाइज हो गई। अच्छी मज़े मज़े की एक्सरसाइज होती हैं, ग्रामर की तो इंटरेस्टिंग होती हैं। अब इसमें देखिए क्या करना है। दिस इज़ अ डैश ब्लैक डक, वही एक्सरसाइज अब आगे चल रही है। दिस द वाइट डक इज़ डैश इन द ब्लैक डक, द पिंक डक इज़ द डैश डक। अच्छा, इसमें पिंक आपको दिख नहीं रहा, ये वाली पिंक है, ठीक है। तो स्मॉल ब्लैक डक है, लेकिन वाइट डक उससे क्या है, स्मॉलर है। और जो सबसे छोटी डक है पिंक वाली, वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो लिख लीजिएगा। अ डैश काइट, अ काइट इज फ्लाइंग डैश, तो ऊंचा उड़ रही है, हाई हो जाएगा। कंपैरेटिवली बर्ड काइट के मुकाबले में क्या कर रही है, और ऊंची उड़ रही है, तो हायर हो जाएगा। और जहाज क्या कर रहा है, द एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाईएस्ट लेवल, HIGHEST। आसिया हैज लॉन्ग ब्लैक हेयर, लंबे काले बाल हैं। अस्मा हैज़ लॉन्गर हेयर देन आसिया, एंड अनम हैज़ दी लॉन्गेस्ट हेयर, ठीक है जी। लो जी, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 5 क्या, डिस्क्राइब 3 ऑफ योर क्लास फेलोज बाय राइटिंग अबाउट देयर हाइट, शू साइज, एज इन कंपैरिजन टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल 3 बच्चों के नाम लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा अहमद इज़ यंग, Khalid is younger than Ahmed, and Aslam is the youngest, ठीक है। फिर इस हिसाब से आप कर सकते हैं, सारा इज़ टॉल बट अरवा इज़ टॉलर देन सारा, एंड अब्बास इज़ द टॉलेस्ट। इस तरह से करके आप कुछ जुमले बनाएंगे अपने क्लास फेलोज़ के बारे में, उनके हाइट के बारे में, उनके शू साइज़ के बारे में, उनकी एज के बारे में। जैसे कि यंग कह सकते हैं, खालिद इज़ यंग एंड सलीम इज़ यंगर एंड अली इज़ द यंगेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से करके आप ये मुख्तलिफ़ जुमले बनाएंगे, हाइट के, शू साइज़ के और एज के बारे में 3-3 जुमले बनाइएगा, ठीक है जी। ये हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वोकेबलरी गेम, मज़ेदार होता है। मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 7 रिलेटेड वर्ड्स विच कम इनटू योर माइंड व्हेन यू हेयर दीज वर्ड। स्काई के बारे में सोचते हैं तो आपके बारे में क्या क्या ध्यान में आता है, 7 लफ्ज़ बनाइए। क्लाउड आता है, रेन आता है, ब्लू आता है, एम्प्टी आता है मुझे ध्यान में, तो स्टार्स आता है, ठीक है। आप कहें कि सन आता है तो ठीक है। तो इस तरह 7 आप बनाइए। फिर लैंड देखें तो क्या आता है, लैंड के बारे में सैंड आता है, कुछ भी सोच सकते हैं जो आपको लगता है। रिवर आता है, लैंड को सोच के मेरे जहन में रोड्स आता है, फील्ड्स आता है, ठीक है। ऐसे 7 आपने लैंड के निकाल लिए। फिर इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है, यानी जो ए वाले हैं उनको ऊपर लिखना है, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इस A to Z। जो ए से शुरू हो रहे हैं या जो छोटे लेटर से शुरू हो रहे हैं वो पहले आएंगे और बाद वाले बाद में आएंगे। इस केस में से एफ़ वाला पहले आएगा, फिर आर वाले पहले आएंगे, एस वाला बाद में आएगा। और आर वाले 2 हैं तो उनमें से आर के बाद इसमें आई है, इसमें ओ है, तो आई पहले आता है तो आई वाला पहले आएगा, ओ वाला बाद में आएगा। यूँ आप अल्फ़ाबेटिकली इनको तरतीब देंगे, सातों के सातों को जो आपने लिखे होंगे।
फिर इसके पार्ट 3 में करना है मेक मैक्सिमम मीनिंगफुल सेंटेंसेस बाय यूजिंग मैनी ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज यू कैन, यू हैव 10 मिनट्स। 10 मिनट में जल्दी जल्दी आपने बनाने हैं इनकी मदद से जुमले। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, ये आपकी छोटी सी क्विक टास्क है कि देखते हैं कौन पहले बनाता है। तो आ इट द शी इज़ वी ऑफ हाउस कार फास्ट स्लो ब्लू वेंट लाइव हैप्पी अप टू ही सिस्टर विल नो। अल्फाज इसी में से उठाने हैं। कितने जुमले बना सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आ हाउस इज़ ब्लू। ठीक है, मैंने एक जुमला बना दिया, आ हाउस इज़ ब्लू। ठीक है, या द हाउस इज़ ब्लू भी कर सकता था मैं, या द कार इज़ फास्ट। ठीक है, द सिस्टर इज़ हैप्पी, वी आर हैप्पी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जुमले इसमें से बन सकते हैं। इन्होंने कहा है 10 मिनट के अंदर अंदर आप कितने बना सकते हैं, पहले इसमें से 10 मिनट लगाइए, फिर इसमें लगाइए, फिर इसमें लगाइए, फिर इसमें लगाइए। तो ऐसे आपके 40 मिनट्स लगेंगे और आप 4 दफ़ा इस एक्सरसाइज को रन करेंगे 10 मिनट्स के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें से लेता हूँ मैं, रियली प्लीज़ यू यस क्वाइट सीन आ पार्क पीकॉक पी यू हैव माई। तो हम कह सकते हैं इसमें से जुमला माई माई पीकॉक, नहीं माई पीकॉक तो नहीं बन रहा, हम बनाते हैं माई पार्क 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 पार्क, हाँ। प्लीज़ बी क्वाइट, एक तो ये बन गया, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, एक बन गया। अब इसमें से और क्या बनेगा, हैव, यू नहीं है इसमें, यू है, यू हैव सीन अ पीकॉक, ये बन सकता है, यू हैव सीन अ पीकॉक। ठीक है, यू हैव रियली सीन अ पीकॉक। अच्छा, एक जैसे जुमले मज़ीद अल्फाज ऐड करके बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और हैव यू सीन अ पीकॉक, हैव यू सीन अ पार्क, हैव यू रियली सीन अ पीकॉक, हैव यू रियली सीन अ पार्क। ठीक है, तो इस तरह से आप मुख्तलिफ जुमले बनाएंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कितने बनाए, 10 मिनट में किसी ने 5 बना लिए, 8 बना लिए, 10 बना लिए, 15 बना लिए, मुकाबला है कि कौन ज़्यादा बनाता है। ठीक है, अगर आपके दोस्त आपके साथ मिलकर ही काम करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा कि देखते हैं कौन ज़्यादा जुमले बना पाता है। आखिरी एक्सरसाइज है फन, एडजेक्टिव्स के साथ कुछ फन करेंगे। आई कैन सी समथिंग हार्ड एंड इट हैज़ 4 legs। I see something in the room, it has long 3 arms, it goes round and round. I can see something like round with a white plate, it has 2 spoons in it. I can see something like a small room but it has 100 soldiers wearing the same colored helmet in it। तो ये क्या है, कुछ पहेलियों जैसे इन्होंने रिडल्स बनाई हैं। ठीक है, रिडल्स कहते हैं पहेलियों को। मैं देख सकता हूँ एक अपने कमरे में एक सख्त चीज़ जिसकी कि 4 टांगें हैं, ये कुर्सी भी हो सकती है, स्टूल भी हो सकता है। मैं अपने कमरे में देखता हूँ जिसके 3 हाथ हैं, वो गोल गोल घूमता है, पंखे के बारे में बात हो रही है। मैं एक चीज़ देखता हूँ गोल है और वाइट प्लेट जैसी, और इसके साथ 2 चमचे लगे हुए हैं, तो ये सोचें क्या हो सकता है, मैं भी सोचता हूँ ज़रा। और मैं एक चीज़ दे सकता हूँ कमरे में जिसमें 100 सिपाही हैं, सबके एक जैसे हेलमेट हैं, ये तो माचिस की डिबिया लग रही है मुझे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करें, बताइए आपको कि मैंने 3 के तो बता दिए, इसका एक का जवाब बताइए कि क्या समझ में आता है आपको। फिर थिंक प्ले एंड से यस इट इज़, नो इट इज़न्ट, हाँ ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं है। तो आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी समथिंग बिगिनिंग विद बी। तो अब आप सवाल इसने किया है लड़की ने कि मुझे अपने सामने एक चीज़ नज़र आ रही है, बताइए वो बी से शुरू होती है, बताइए वो क्या है।
आई कैन सी समथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन सी इन फ्रंट ऑफ मी समथिंग बिगिनिंग विद बी से शुरू होती है। लड़के ने पूछा इज इट अ बॉय, क्या ये बॉय है? लड़की ने कहा नो इट इज़न्ट, नहीं ये नहीं है। लड़के ने पूछा इज इट अ बल्ब, क्या बल्ब सोचा तुमने? लड़की ने कहा यस इट इज़, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह से आप लोग मिलके ये फन एक्टिविटी कर सकते हैं। एक बच्चा बोले कि आई कैन सी समथिंग दैट स्टार्ट्स विद पी इन फ्रंट ऑफ मी। तो लड़का बोले इज इट अ पेन? तो दूसरा बोले नो इट इज़न्ट। फिर पहला बोले इज इट अ पेंसिल? वो कहे यस इट इज़। तो इस तरह से क्या किया आप लोगों ने, ये एक्टिविटी है करने वाली है, लिखने वाली नहीं है। तो लेट्स सी कि आप लोग ये करें, एक दूसरे के साथ फ़न करें, मज़ा करें। और यूँ हमने पूरा यूनिट 4 कंप्लीट कर लिया जनाब। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लंबी तो हुई लेकिन इसमें पूरा यूनिट कवर हो गया। होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा, इतना आसान आसान तो था सब कुछ। और अगर कुछ मुश्किल लग रहा हो तो आप वीडियो पॉज करके रिवाइंड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कि सर ये बात और समझा दें, थोड़ी समझ में नहीं आई। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि इस यूनिट में कोई भी चीज़ मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने आसपास सब लोगों को और ख़ुद भी खुश रहिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।